नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल मधुमेह सी। बीमारियों से मुक्ति के अभियान में एक कदम आगे। मधुमेह सी नेचुरल हीलिंग सेंटर के नाम से एरोली नवी मुंबई में मैं एक सेंटर चलाता हूं, जहां पर डायबिटीज के साथ साथ में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के नाम से जाने जाने वाली बीमारियां, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर इत्यादि को भी नेचुरल डाइट को साइंटिफिक तरीके से मेडिसिन के रूप में यूज करके बीमारियों को ठीक करते हैं। और साथ में एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के परामर्श लेते हुए आपको कंप्लीट हेल्थ देने की कोशिश करता हूं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अधिकतर लोग काफ़ी प्रयास कर लेने के बावजूद भी बेली फैट या फैट लॉस की जर्नी में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। उसी क्रम में आज के इस तीसरे पार्ट में हम आपको एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे कि एक्सरसाइज कर लेने के बावजूद भी क्यों लोगों को इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है और कहाँ पर फेल हो जाते हैं और कहाँ पर किस तरह का किंतु और परंतु में अटक जाते हैं। पीछे के फर्स्ट और सेकंड वीडियो में आपने देखा होगा कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कैलोरी इन और कैलोरी आउट का जो सिस्टम है वो किस तरह से फेल होते दिख रहा था। साथ साथ में फूड का जो इनटेक है वो किस तरह से हार्मोनल चेंजेस बॉडी में पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से बॉडी में किस तरह से हाइपर इंसुलिनीमिया और इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन बढ़ती है और सेलुलर लेवल तक परसेप्शन किस तरह से बॉडी में देखने को मिलता है। इन सब बातों को आपने समझा। और अभी तक आपने अगर पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, ताकि आपको आगे की बात भी समझ में आसानी से आ जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज की जब भी हम बात करते हैं तो एक्सरसाइज को केवल एक नजरिए से देखा जाता है, कैलोरी इन और कैलोरी आउट। मतलब है कि आप कुछ भी खा लीजिए, इंटेक कर लीजिए और साथ में कैलोरी बर्न आउट कर लीजिए एक्सरसाइज के माध्यम से और आप अपना वेट मैनेज कर लेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं फेल होते देखने को मिल रहा है। तो मेरा यहाँ ऐसा कहना नहीं है कि एक्सरसाइज हमारे लिए जरूरी नहीं है। एक्सरसाइज हमारे लाइफ में उतनी ही जरूरी है जितना कि भोजन। जिस तरह से आप बीमार होते हैं या ठीक रहते हुए भी भोजन को कभी भी स्किप नहीं कर पाते हैं, भोजन कभी नहीं खाना भूलते हैं, ठीक उसी तरह से आप बीमार हैं या बीमार नहीं हैं, एक्सरसाइज भी आपको रेगुलर करनी चाहिए। एक्सरसाइज को कभी भी हमें स्किप नहीं करना चाहिए। जितना इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में भोजन का है, ठीक उसी तरह से एक्सरसाइज का भी इम्पोर्टेंस है। लेकिन हम कहाँ पर गलतियां करते हैं और कौन सी एक्सरसाइज किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है, इन सब बातों को आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। फैट लॉस की जर्नी में जब हम वेट मैनेजमेंट पे जाते हैं तो हमें किस तरह की एक्सरसाइज एक्चुअल में करनी चाहिए और कौन सी एक्सरसाइज करने के बावजूद भी आप रिजल्ट नहीं पाते हो, इन सब बातों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आपकी बॉडी में सेलुलर लेवल तक जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें, या मेटाबॉलिक चेंजेस जो कुछ भी हो रहे होते हैं, वहां पर ब्रेन से लेकर के सेल तक का एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन रहता है। सेलुलर लेवल तक ब्रेन का एक अटैचमेंट रहता है। हमारी बॉडी पूरी सिस्टम मिल करके काम करती है, कोलैबोरेशन में काम करती है। लेकिन हम जब भी ध्यान देते हैं तो कोई एक एक पार्ट्स को, एक एक पॉइंट्स को पकड़ करके चलते हैं। ब्रेन किस तरह से सेलुलर लेवल पर काम करता है, ब्रेन किस तरह से स्ट्रेस को मैनेज करता है, किस तरह से स्ट्रेस को कम करता है, और साथ में मेटाबॉलिक एक्टिविटी किस तरह से बॉडी में होती है, इन सब चीज़ों को समझे बगैर हम वेट लॉस को नहीं समझ पाएंगे। जबकि आपको वेट लॉस के लिए केवल बता दिया जाता है, एक्सरसाइज के मैकेनिज्म को बता दिया जाता है, जिसे मेटाबॉलिक सिस्टम से जोड़ करके बता दिया जाता है, और वहीं पर आप कहीं ना कहीं अटक जाते हैं और यह सिस्टम काम नहीं करता है और जो रियल में काम के लायक भी नहीं है। तो आज हम उसी सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। हाइपोथेसिस के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपने 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक लिया और उस 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक लेने के बाद जिस समय आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं, सेडेंट्री लाइफ जी रहे होते हैं, उस समय आपके बॉडी में मसल्स तक, लीवर सेल्स तक उस ग्लूकोज को जाने के लिए 20 यूनिट इंसुलिन से काम चल रहा होता है। यानी 20 यूनिट इंसुलिन उस 100 ग्राम के ग्लूकोज को मसल्स और लीवर तक पहुंचा दे रही थी। और जब आप बाद में एक्सरसाइज करने लगते हैं, रेगुलर बेस पर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में ये 100 ग्राम में से 50 ग्राम शुगर मसल्स द्वारा डायरेक्टली सक कर लिया जाता है। क्योंकि जब आप मसल्स को इंगेज करते हो, मसल्स को एक्टिव रखते हो, उस कंडीशन में मसल्स की एबिलिटी विदाउट इंसुलिन के भी ग्लूकोज को सक करने की बढ़ जाती है, और उस कंडीशन में मसल्स ग्लूकोज को सक कर लेता है बिना इंसुलिन के भी। तो वहां पर आप देखेंगे कि आपका काम केवल 10 यूनिट इंसुलिन से भी चलने लगता है। तब आपको 20 यूनिट इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि पीछे के वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जब आप ओबेज होने लगते हैं
वजन आपका बढ़ जाता है, बेली फैट ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में आपकी बॉडी हाइपर इंसुलिनिमिक कंडीशन में रहने लगती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस जोन में जाने लगती है। तो जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करने लगेंगे तो वहां पर आपको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम होगी, यानी कम प्रोडक्शन होगा इंसुलिन का। पेंक्रियाज को भी थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, पेंक्रियाज को कम प्रोडक्शन करना पड़ेगा इंसुलिन का, और बॉडी में इंसुलिन का लेवल जब कम होने लगेगा तो हाइपर इंसुलिनीमिया से नॉर्मल इंसुलिनिमिक कंडीशन में आप आने लगेंगे। साथ साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आपका रिवर्स होने लगेगा। इसलिए आपको हम हमेशा बताते रहते हैं कि जिस तरह से डाइट का इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, उसी तरह से एक्सरसाइज का भी इंपॉर्टेंस है। लेकिन हम अगर रेगुलर बेस पर एक्सरसाइज नहीं करते होते हैं, उस कंडीशन में हमारी बॉडी कुछ जो बिहेव करती है जिसकी वजह से हम बीमारियों की कंडीशन में जाते हैं। तो इससे आपको ये बात समझ में आ गई कि एक्सरसाइज करने से आप फैट बर्निंग की जगह आपकी मसल्स की एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे वो ग्लूकोज को काफ़ी अच्छी तरह से सक कर लेता है और वहाँ इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम पड़ती है। तो ये एक मैकेनिज्म काम करता है। इसके साथ साथ में भी मैं आए हुए अपने मरीजों में देखता हूँ कि अगर उनका वेट बढ़ा हुआ है, बेली फैट बढ़ा हुआ है, उस कंडीशन में उनको फैटी लीवर की भी कंडीशन देखने को मिलती है। और आप वहाँ पर देखेंगे कि जब फैटी लीवर की कंडीशन में आप आ गए हैं तो वहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम करने की ज़रूरत पड़ेगी, और कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम करते हुए साथ में टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, तो उसको भी आप पीछे के वीडियो में ध्यान से समझेंगे। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी हम खाने में गैप ज़्यादा रखेंगे, तो वहाँ पर भी आप इंसुलिन रेजिस्टेंस से इंसुलिन सेंसिटिव जोन में आने लगेंगे। उस कंडीशन में फैटी लीवर से आप बाहर आने लगेंगे, और तब जाकर के लीवर भी फैट बर्निंग मोड में आएगा। लीवर भी आपके बॉडी में मेटाबॉलिक सिस्टम में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन जब वो खुद फैटी हो गया है, लीवर भी जब फैटी हो गया है, तो वहां पर भी आपको रिजल्ट नहीं देगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको एक्सरसाइज करते हुए कार्बोहाइड्रेट का इंटेक भी कम करना पड़ेगा, और साथ में रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग करनी पड़ेगी, मतलब आपको इंटरवल को कम करते हुए ईटिंग करनी पड़ेगी। तब उस कंडीशन में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप केवल और केवल एक्सरसाइज करते रहोगे, कैलोरी इन और कैलोरी आउट के सिस्टम पे केवल काम करते रहोगे, तो ये आपको रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि बॉडी का सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स है और ये काफी कॉम्प्लेक्स तरीके से काम करता है। इसलिए हम किसी एक को केवल पकड़कर चलेंगे तो आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को एक एक करके हम आपको जिस तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं, और आप उसको एक एक पकड़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और आप उसको अपने रियल लाइफ में यूज करने की कोशिश करेंगे, उसे उतारने की कोशिश करेंगे, उसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करेंगे, तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तब फिर अब यहीं पर बात दूसरी आती है कि एक्सरसाइज भी किस तरह की करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और आए हुए पेशेंटों में देखता हूं कि अधिकतर लोग क्रंचेस के रूप में की जाने वाली एक्सरसाइज को ज़्यादा प्रमोट करते हुए देखने को मिलते हैं। क्रंचेस करने के बाद आप कुछ बॉडी के कुछ पार्ट्स को या कुछ मसल्स को थोड़ा बहुत इंगेज कर ले पाते होंगे, लेकिन वो लीवर से जो मैकेनिज्म आपका फैट बर्निंग वाला मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को इफेक्ट नहीं कर पाता है। और इसीलिए अधिकतर लोगों को मैं देखता हूँ कि क्रंचेस करने के बाद कुछ मसल्स को तो इंगेज कर लेते हैं, लेकिन वो फैट बर्निंग मोड में नहीं आ पाते हैं। वो लीवर के मैकेनिज्म तक उनका इफेक्ट देखने को उसका नहीं मिलता है, और इस कंडीशन में वो क्रंचेस करते हुए 90 से 95% लोगों को मैं देखता हूँ कि वो रिजल्ट नहीं पाते हैं, और यही बोलते हैं कि हमने तो बहुत सारा एक्सरसाइज किया और रिजल्ट हमें नहीं मिला। दूसरी एक्सरसाइज आती है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में आप मसल्स को पूरी तरह से इंगेज करते हो, और जब मसल्स को इंगेज करते हो तो मसल्स की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। वहां पर आप वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। बहुत अलग अलग तरह की एक्सरसाइज है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की, जिसे आप सीख करके अच्छे से कर सकते हैं। और उस कंडीशन में आप देखेंगे कि आपके बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। आपका बीएमआर बढ़ने के साथ साथ में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ने के साथ साथ में फैट बर्निंग हार्मोन्स भी डेवलप होते हैं। तो इस तरह से आप जब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पर आपको रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ साथ में आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो किस तरह से आप कर रहे हो। जहां पर अब बात आती है एरोबिक और एनारोबिक की। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप एक्सरसाइज करते हो, और एनारोबिक मतलब जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती है। तो आप अगर ऐसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइज कर रहे होते हैं जहां पर आपको ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिलती है,
अगर आप रनिंग भी कर रहे होते हैं, आप साइकिलिंग कर रहे होते हैं और आप इस कंडीशन में रनिंग और साइकिलिंग कर रहे होते हैं कि आपको दम लगने लगता है, मतलब आप सांस आराम से न लेते हुए आपको सांस तेजी से लेने की जरूरत पड़ती है, जिससे हम हाँफने की बात करते हैं, आपको दम लगने लगता है, आप हाँफने लगते हो। उस कंडीशन में आपको सीधे से समझ में आ जाएगी, जब भी आपको दम लगने लगता है उस कंडीशन में आपके बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिलती है, ऑक्सीजन कम मिलता है और उस कंडीशन में उसे हम एनारोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं। लेकिन एनारोबिक एक्सरसाइज में होता क्या है कि जब आप एनारोबिक एक्सरसाइज के मोड में जाते हो तो उस कंडीशन में फैट बर्निंग की जगह आपके बॉडी में ग्लूकोज यूज किया जाता है। और साथ साथ में आप देखेंगे कि जब आप इस तरह की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं जहां पर आपको दम लगने लगता है, आपको सांस ज्यादा लेने की जरूरत पड़ती है, उस कंडीशन में ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिलती है और वहां पर ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ने लगता है, क्योंकि लीवर को इस तरह का मैसेज जाता है कि आपने जो यूज कर रहे होते हैं, जब आप जो एनर्जी यूज कर रहे होते हैं, फैट बर्न नहीं होता है उस कंडीशन में, तो जो कुछ भी स्टोर किया हुआ ग्लूकोज है वो रिलीज होने लगता है। मतलब ब्लड में केवल और केवल जो स्टोर की हुई ग्लूकोज की एनर्जी है वो बाहर आ जाती है और आप उसे यूज कर लेते हो, आप फैट बर्निंग मोड में नहीं रह पाते हो। तो इसलिए जब भी हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो वहां पर हम ये बताते हैं कि आपको एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप अगर रनिंग भी कर रहे होते हैं तो आप इस कंडीशन में रनिंग कीजिए, लंबे समय तक रनिंग कीजिए जहां पर कि आपको दम न लगे, आराम आराम से कीजिए। इसके साथ साथ में वहां पर अगर आप इंटरवल देते हुए करते हैं, जिसे हम आगे अभी बता रहे हैं आपको, तो आप इस कंडीशन में अगर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं जहां पर कि ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा आपके ब्लड में, आपके बॉडी में मिल रही होती है, तो उस समय ये एक्सरसाइज किया हुआ आपके लिए बेनिफिशियल देखने को मिलता है। और इसीलिए योग की जब बात की जाती है तो वहां पर यह बताया जाता है कि आपको सांसों की गति के साथ में एक्सरसाइज या योग को करना चाहिए और मसल्स को इस तरह से करना चाहिए कि जो उसको इंगेज कर सके हम। और लंबे समय तक हम किसी भी आसन में रुकने की बात करते हैं, रोक करके करने की बात करते हैं और सांसों को नॉर्मल तरीके से लेते हुए हम योग आसनों की बात करते हैं। तो इस तरह से किया हुआ योग आसन जहां पर कि सांसों पे नियंत्रण रहता है और मसल्स को भी हम इंगेज करते हैं, वो आसन या एक्सरसाइज हमारे लिए फायदेमंद होती है। तो इस तरह से इस बात को आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी कि आप जब भी एक्सरसाइज करें वहां पर आपको ऑक्सीजन की भरपूर सप्लाई मिले, आप एनारोबिक मोड में न जाएं। आप एनारोबिक मोड में जैसे जाते हैं आप फैट बर्निंग मोड से बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज करते समय इन सब बातों का भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद तीसरी एक्सरसाइज की बात आती है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक्चुअल में मैं भी जब अपने पेशेंट लोगों को बोलता हूं तो ये हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की ही सलाह देता हूं। और ये किस तरह से काम करती है उसे आप समझिए। जब आप हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हो, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने के साथ साथ में बीच में आप इंटरवल रखते हो, उस इंटरवल की कंडीशन में आपकी बॉडी एनारोबिक मोड में नहीं जाती है। हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हुए भी आप एरोबिक मोड में रहते हो और हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करने के साथ में जब आप इंटरवल रखते हो तो उस कंडीशन में आप एनारोबिक मोड से बाहर रहते हुए फैट बर्निंग मोड में रहते हो, फैट को बर्न कर पाते हो और आप अधिक से अधिक मसल्स को इंगेज कर पाते हो। तो इसलिए हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की जो एक्सरसाइज आज के समय में की जाती है इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देना चाहिए। इस तरह की एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपको वेट लॉस की जर्नी में आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और साथ साथ में आपको यहाँ पर एक चीज और भी समझने की जरूरत पड़ेगी कि आप जब रियल में केवल और केवल हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करते हो, इंटरवल नहीं रखते हो और उस कंडीशन में आपके बॉडी में स्ट्रेस बढ़ जाता है, स्ट्रेस लेवल आपके बॉडी में बढ़ जाता है। कॉर्टिजोल नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है और कॉर्टिजोल जब रिलीज होता है तो वो ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। अब ग्लूकोज लेवल को जब बढ़ाएगा और जब कंटिन्यू आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइज करते रहेंगे जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिलेगी, उस कंडीशन में बॉडी फैट बर्निंग मोड से ग्लूकोज बर्निंग मोड में आ जाती है। तो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट बॉडी को ज़्यादा होने लगती है और जो कुछ भी स्टोर की हुई ग्लूकोज है वो ग्लूकोज आपके बॉडी में यूज होने लगती है और उस कंडीशन में कॉर्टिजोल नाम का जो हार्मोन है ये वापस से स्टोर की हुई एनर्जी को रिलीज करने लगता है। मतलब आप ग्लूकोज अधिक से अधिक यूटिलाइज कर पाते हो, आप फैट बर्न नहीं कर पाते हो। और उसके साथ साथ में आप देखेंगे कि जैसे आपने ग्लूकोज को यूटिलाइज किया उसके लिए आपको इंसुलिन की ज़्यादा जरूरत पड़ने लगती है। अब इंसुलिन जब ज़्यादा आएगा और बाद में फिर वहाँ पर इंसुलिन रेजिस्टेंस फिर और बढ़ते हुए देखने को मिलेगा।
तो यानी आप हाई इंटेंसिटी वाली जब एक्सरसाइज करने लगते हो तो आप ग्लूकोज को तो बर्न कर लेते हो, लेकिन वहीं पर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को और बढ़ाते हो। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आप फैट बर्निंग मोड में कभी रहोगे ही नहीं। हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करने के बाद वो पेशेंट ज़्यादा कुछ खाने की इच्छा रखता है, ज़्यादा खाने लगता है और इंटेक बढ़ जाता है, और वहाँ पर भी फिर वो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली विशेष साइकिल चालू हो जाती है। मतलब आप फिर उसी कंडीशन में, उसी गड्ढे में चले जाते हो। तो इसलिए केवल और केवल हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज आपको डायरेक्टली नहीं करना चाहिए, और एक कार्टिजोल लेवल को बढ़ा करके, स्ट्रेस लेवल को बढ़ा करके आपके ऊपर उल्टा बुरा असर दिखाती है। तो इस तरह से एक एक अलग अलग एक्सरसाइज को आपको अच्छी तरह से समझने की जरूरत है, और साथ साथ में डाइट को भी समझने की जरूरत है। और उसके साथ साथ में जब आप स्ट्रेस में रहने लगोगे, आप जब हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करोगे तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगेगा, और स्ट्रेस लेवल जब बढ़ेगा तो ये किस तरह से आपके बॉडी पे इफेक्ट करता है और फैट बर्निंग के आप इस प्रोसेस को किस तरह से रोकता है, इफेक्ट करता है, उसे हम आपको अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेस किस तरह से आपको इफेक्ट कर रहा है और आपकी लाइफ में फैट बर्निंग या वेट लॉस की जर्नी में आपके लिए ये नुकसानदायक होता है। तो अगले वीडियो में हम स्ट्रेस को समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्ट्रेस किस तरह से अफेक्ट कर रहा है और उसे किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, और मैनेज करने के बाद हमारे बॉडी में किस तरह से पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ में हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को भी शेयर कीजिए जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।